हम लोग आईएनसी के बारे में देख रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो आज उसका पार्ट 2 हम आपके सामने रखेंगे। हम आपके सामने आशुतोष पाठक। देखा जाए कि जब 1885 में, ध्यान रखिएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इसके हम लोग 3 चरण की बात करेंगे। कितने चरण? इसमें हम लोग 3 चरण की बात करेंगे। स्थापना से लेकर 1885 से लेकर 1947 तक। और पिछले क्लास में याद रखिएगा, हम चौथा अधिवेशन बोले थे जरूर 88, लेकिन गलती से हम लिख दिए थे 86, तो उसको आप लोग 88 कर लेंगे। आप लोग मेंशन भी नहीं करते हैं, तो इसीलिए मुझे खुद मेंशन करना पड़ता है। हम चौथा अधिवेशन जो पिछले आप लोग वीडियो में देखे होंगे, तो हम 88 बोले थे, लेकिन हम लिख दिए थे 86, तो यहाँ पे हम उसको 88 कर दिए। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 चरण। जो पहला जो चरण था, ध्यान रखिएगा, ये 1885 से लेकर हम लोग 1906 तक कह सकते हैं, और ये उदारवादी चरण के रूप में जाना गया। अब इसमें क्या था, ध्यान रखेंगे, नॉर्मली सब कुछ चल रहा था, चलो भाई ठीक है, आज़ादी मिल जाएगी। अब आज़ादी मिल जाएगी, अब लेकिन 1905-6 तक आज़ादी मिली नहीं। यहाँ तक उम्र कितने हो गए? जो बच्चे 1885 में जन्म लिए होंगे, उनकी उम्र लगभग 20 साल 22 साल हो गई। अब ये देखते देखते, अब किसी बच्चा को रोज़ बोलिए कि हम आपको टॉफ़ी देंगे, और वो ये सुनते सुनते 20 साल 25 साल हो जाएगा, तो क्या करेगा? तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ। इन लोगों ने कहा कि नहीं, आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन जो बच्चे जन्म लिए थे 84 में 85 में, वो सुनते सुनते उनकी उम्र 20-22 साल हो गई, आज़ादी मिली नहीं। तो ये उदारवादी चरण के रूप में देखा गया। अब इसी बीच क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन। उस पर भी हम बात करेंगे आराम से। बंगाल विभाजन होता है, और बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन होता है जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। और इसके मुख्य रूप से ये बंगाल का क्षेत्र प्रभावित किया, लेकिन इसको आगे ले जाने में, याद रखिएगा, लाल बाल और पाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो अब ये उदारवादियों के हाथ से निकलकर उग्रपंथियों के हाथ में चला गया। यानी कह सकते हैं कि जो नरमपंथी और गरमपंथी के रूप में जाने गए, क्योंकि अब यहाँ जो हमने जो बोला कि पहले चरण में लोग नॉर्मली चल रहे थे, चलो आज़ादी मिलेगी, आज़ादी मिला नहीं, और यहाँ पर देखने को मिला। अब देखिए, यहाँ पे कांग्रेस जो टूट के कगार पे पहुंच रही थी, उसको रोकने का 2 प्रयास किए गए। पहला 1905 में बनारस अधिवेशन, याद रखिएगा, 1905 में बनारस अधिवेशन, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, ये रोकने का प्रयास किया गया। यहाँ पर गोखले को बनाया गया अध्यक्ष ताकि रुक जाए, और यहाँ पर बनाया गया नेहरूजी को। यहाँ पर तीसरी बार नेहरूजी बनते हैं, ठीक है, नेहरूजी तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तत्काल तो रोका गया, लेकिन उसको खत्म नहीं किया गया। ये जो असंतुष्ट जो लोग थे, वो रेस्पेक्ट दिए किसको? ग्रैंड ओल्ड मैन को, कि चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही 1907 में तिलक के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों ने अपना एक अलग अभियान शुरू किया, उन लोगों ने लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग कर दी। और इधर लोग चाह रहे थे कि नहीं, रास बिहारी बोस बने। तो रास बिहारी बोस को बनाया गया, और जैसे ही बनाया गया, कांग्रेस वहां 2 भागों में बट गई, जिसको बोला गया नरमपंथी और दूसरे को बोला गया गरमपंथी। तो दूसरा जो चरण जो शुरू होता है, याद रखिएगा, दूसरा चरण जो शुरू होता है, ये शुरू होता है 1906 से, और ये 1919 तक चलता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि अब यहाँ से एक और गतिविधियां सामने देखने को मिलती है, और जिसको बोला गया क्रांतिकारी चरण। अब ये क्रांतिकारी चरण क्या था?
ये लोग भी कहते थे कि चलो ठीक है आज़ादी मिलेगी, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाई। अब यहाँ से क्रांतिकारी चरण, जिसमें आप देखे होंगे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ऐसे हमारे जो वीर क्रांतिकारी जो थे वो उभर कर सामने आए। और इनसे स्वाभाविक था कि अंग्रेज डरते भी थे, क्योंकि ये लोग भारत के लिए अपने प्राण को निछावर करने को तैयार थे। तो अंग्रेजों को लगता था कि जो खुद को भी अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए प्राण निछावर कर सकता है, तो हम कौन होते हैं। ठीक है, तो डर तो इन लोगों के अंदर बैठ गया था, ब्रिटिशों के अंदर। लेकिन इसी बीच क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि 1915 में, यहां रखेंगे 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन होता है। याद रखेंगे, गांधी जी का भारत में आगमन होता है। और गांधी जी का जो भारत में आगमन होता है, तो गांधी जी देखते हैं कि भाई पूरी तरह से राजनीति उथल पुथल है। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने जाते हैं, जहां पे जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। और यहाँ से एक बिहार के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, जाते हैं और गांधी जी को नील की खेती के लिए, नील की खेती जो हो रही थी उससे वो पूरी तरह से अवगत कराते हैं। गांधी जी फिर वहाँ से 1917 में बिहार आते हैं और चंपारण आंदोलन करते हैं। लेकिन तब तक गांधी जी पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं थे। जो बनते हैं वो 1919, जब रॉलेट एक्ट आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर खिलाफत मूवमेंट, और उसी के फिर बिहाफ में गांधी जी एनसीएम करते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो क्रांतिकारी चरण भी चलता है और ये चलते रहता है। बेसिकली जो हम लोग क्रांतिकारी चरण देखते हैं वो 1919 से, क्योंकि इसमें क्रांतिकारी चरण का भी उदय होता है। जैसे हम बताएं ही कि प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, जैसे मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड पे जो बम जो फेंके जाते हैं, तो ये लगभग 1930-35 तक चलता है, 30 से 35 तक आप देखे भी होंगे। अब यहाँ पर एक और जो टॉपिक आएगा तीसरा चरण में, तो ये कांग्रेस का तो तीसरा चरण चलता है, कांग्रेस का तीसरा चरण चलता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के तीसरे चरण पे पूरी तरह से गांधी छाए रहे, और इसको हम लोग बोल सकते हैं गांधी युग। क्योंकि ये 1900 जब देखेंगे कि 15 में आ गए, लेकिन 1919 से 47 तक बड़े बड़े कांग्रेस के नेता गांधी के इर्द गिर्द ही नजर आए, और कांग्रेस को पूरी तरह से गांधी ने हाईजेक कर लिया, कहा जाता है। हाईजेक यानी पूरी तरह से अपने गिरफ्त में। तो ऐसा माना जाता है कि कितने भी कोई कदावर नेता, क्रांतिकारी हो या कह सकते हैं कि नरमपंथी में हो, उग्रपंथी में हो, कोई भी हो, क्योंकि गांधी क्या सत्य और अहिंसा के बल पे ही आगे बढ़े थे। तो गांधी तो, क्योंकि गांधी का व्यक्तित्व बहुत ही मजबूत था, याद रखिएगा। और हम यहाँ से बार बार बोलते हैं कि आप ठीक है, गांधी पे आप लोग बहुत सारे चीज़ें बोलते हैं कि ऐसे अगर गांधी कुछ ऐसे निर्णय लिए रहते तो आज भारत नहीं। सुनिए ध्यान से, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, सोचने वाली बात है, जब गोलमेज सम्मेलन होता है, किसी में है हिम्मत कि आज के नेता, अगर आप लोग चारों तरफ नेता या किसी के साथ आप बैठे हो और टेबल पर से उठ के चल जाइए? नहीं। लेकिन यही गोलमेज सम्मेलन होता है 1930, 31 और 32 में। और जब गांधी 1932 में जाते हैं, और तो लंदन में जो गोलमेज जो सम्मेलन होता है, वो टेबल पर से उठकर गांधी चल देते हैं। खुद सोचने वाली बात है। रैमजे मैकडोनाल्ड देखते रह जाते हैं, क्योंकि इरविन तो जानते थे कि गांधी कैसे हैं, किसी के सुनने वाले नहीं हैं। तो इससे अनुमान लगा लीजिए कि गांधी का व्यक्तित्व कितना मजबूत था। और आज हम और आप पीछे भागते हैं कि अरे उस नेता के साथ, उस हस्ती के साथ। आप किसी के पीछे नहीं भागिए, गांधी यही सिखाते हैं, अपने व्यक्तित्व को मजबूत कीजिए। और गांधी ने अपने व्यक्तित्व को मजबूत रखा। याद रखिएगा, गांधी आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अगर कोई इनको सही तरीके से देखे तो, बच्चे हों, अरे कुछ भी हो, लोग कहता है आज भी। आप खुद सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं तो गांधी की चर्चा रोज होती है। तो स्वाभाविक है, कुछ तो व्यक्तित्व था तब गांधी की चर्चा प्रतिदिन होती है। तो आप अगर कुछ भी अगर लगे कि नहीं गांधी ने गलत 1% भी गलत किए, तो ध्यान रखिएगा, अरे भाई सोचने वाली बात है।
अगर 10 में 2 गलत होता है तो वो कोई मायने नहीं। हम लोग अगर उस समय रहते तो अब हम लोग 100 में 100 गलती करते, निर्णय नहीं ले पाते। सोचने वाली बात है। गांधी ने तो ब्रिटिशों पर प्रेशर एग्रीमेंट प्रेशर, याद रखेगा, प्रेशर एग्रीमेंट प्रेशर आज के डेट में है नहीं है। ये गांधी मुझे सिखाते हैं कि राजनेताओं से, नेता तो कोई है ही नहीं, हम बार बार बोलते हैं, नेता तो सिर्फ एक ही हुए, सुभाष चंद्र बोस। ये तो सभी राजनेता हैं, ये सभी राजनेता हैं। इनको केवल अपने, क्योंकि गांधी ने भी कई बार कहा जो संसाधन है वो पेट भरने के लिए, पेटी भरने के लिए नहीं। और ये लोग तो पेटी भरते हैं, चाहे वो किसी भी कोई भी हो। और बस केवल कुछ मुद्दा नहीं तो आरक्षण का मुद्दा उठा दो और हम और आप आपस में लड़ते हुए चले जाते हैं। आप देख ही रहे होंगे कई राज्यों में फिर से। तो ये लोग बेसिक चीज पे काम नहीं करते हैं। अगर गांधी आज भी रहते तो सोचते कि अरे हम किसके लिए इतने जी जान लगा रहे हैं। तो खुद सोचिए, गांधी ने प्रेशर एग्रीमेंट, और आप लोग को भी यही सीख देते हैं कि अगर राजनेताओं से काम करवाना है तो उन पे दबाव डालिए, उनसे फिर लास्ट में समझौता कीजिए, फिर दबाव डालिए अगर काम नहीं कर रहे हैं तो, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। अगर आप उनके पीछे भागेंगे तो फिर कभी काम नहीं हो सकता है। ठीक है, जो आप लोग लिट्टी चोखा खाकर जो वोट करते हैं और विकास की बात करते हैं, तो फिर विकास कैसे होगा, क्योंकि वो तो लिट्टी चोखा पे पैसा खर्च कर रहा है। तो गांधी ये चीज सिखाए। गांधी ने क्या, सोच लीजिए, चाय तक गांधी नहीं पीते हैं और यहां से उठकर चल देते हैं। ये सारे ब्रिटिश देखते रह जाते हैं। और कहीं ना कहीं इरविन को भी सुकून लगा होगा, क्योंकि इरविन तो यहां से बता दिया था कि गांधी कैसे शख्स हैं, लेकिन इन लोग को लगा ही नहीं। उस समय रैमजे मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री, विंस्टन चर्चिल विपक्ष का नेता। सोचने वाली बात है, उन लोगों को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा होगा। उन लोगों को लगता होगा अरे गांधी की कोई इसी तरह नहीं। गांधी का व्यक्तित्व काफी मजबूत था और इसीलिए याद रखिएगा 1919 से 1947 तक और आज के प्रासंगिक में भी कह सकते हैं कि गांधी पूरी तरह से छाए रहे। याद रखिएगा। तो ये तीसरा जो चरण हम लोग देखेंगे वो गांधी युग के रूप में देखेंगे। और जो 1919 से 1947, ठीक है, 1919 से 1947 तक जो रहा, इसमें देखा गया कि जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे, वो गांधी के इर्द गिर्द ही नजर आए। यानी इस बिहाफ में कहा जा सकता है कि गांधी ने कांग्रेस को पूरी तरह से हाईजेक कर लिया। और देखिए, गांधी के नाम पे ही ना एक बहुत बड़ी पार्टी कई सालों तक भारत में शासन की। सोच लीजिए गांधी का व्यक्तित्व कितना मजबूत। तो ये 3 चरण है, इस पे हम लोग पूरे डिटेल से बात करेंगे। तो अगर किसी को दिक्कत होगा तो फिर इसमें पूछेंगे और मेरा प्रयास है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। तो ये 3 चरण में, पहले चरण पे हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के बारे में, हम बता चुके हैं आराम से। ईस्वी से चरण में हम लोग बात करेंगे साल दर साल, फिर दूसरे चरण और फिर तीसरा चरण। तीसरा चरण तो काफ़ी ये होगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे भी जीवन पे गांधी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि अपने व्यक्तित्व को मजबूत रखिए। पद और व्यक्तित्व 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। पद से व्यक्तित्व नहीं आता है, पद एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा रहता है। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं गांधी। और भी लोग हैं, स्वामी विवेकानंद, कोई पद नहीं था। तो चलिए, काफ़ी ये लगेगा अगर आप ये पढ़ेंगे तो। और आराम से हम लोग को पढ़ना है, नौकरी के लिहाज से तो पढ़ना ही है, कुछ नॉलेज के बिहाफ से भी हम लोग को पढ़ना है। चलिए आज बस इतना ही। जय हिंद।